हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डिसइंफॉर्मेशन, एआई एंड साइबर चक्रव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट के बारे में, साइबर थ्रेट के बारे में। वो एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करना है, आपके मेंस के आंसर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मोर एंड बेटर। इस आर्टिकल के थ्रू हम जीका वायरस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हेन इट रेन्स। इसमें हम इस बार का जो रेनफॉल रिलेटेड डेटा है उसे डिस्कस करेंगे, उसके इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्टिकल अच्छा है, डेटा बेस्ड है, प्री के लिए काम आ सकता है और मेंस के लिए भी। यार इस वीक आप लोगों को मैनेज करना है, थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, सो इस वीक आप कर लीजिए। एक बार टाइमिंग मेरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो कोशिश करेंगे सुबह ही डल जाए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है डिसइंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर चक्रव्यूह। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम लोग अगर जो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है सिक्योरिटी थ्रेट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड साइबर स्पेस, और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। सो सिक्योरिटी थ्रेट तो हम ऑलरेडी जानते हैं। आप लोगों को जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको अलग अलग डायमेंशन लिखना है। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिसइंफॉर्मेशन, रॉन्ग यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड साइबर टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो किस तरीके से जन्म ले रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से, साइबर टेक्नोलॉजी से, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो अलग अलग डायमेंशन में लिखना होगा, हर डायमेंशन के साथ एक एग्जाम्पल देना होगा, जो एग्जाम्पल अभी रीसेंट ईयर्स में हुआ है। सो वो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं और यही एग्जाम्पल आपको प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको WannaCry रैंसमवेयर के बारे में पूछ लिया कि WannaCry क्या है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, पेगासस के बारे में पूछ लिया। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, तो वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। और मेंस के लिए तो हम डिस्कस करेंगे ही। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर रही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। उसका जो थ्रेट है उसको हम अलग अलग डायमेंशन में देख लेते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल अगर डायमेंशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डिसइंफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें इलेक्शन में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे ओवरऑल एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन अगर फ्री और फेयर नहीं है तो डेमोक्रेसी को थ्रेट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ताइवान का जो इलेक्शन था 2024 का, उसका यहाँ एग्जाम्पल है, इसको आप लिख सकते हैं। डिसइंफॉर्मेशन वॉज ऑलरेडी हैविंग अ फील्ड डे इन द रन अप टू द इलेक्शन इन ताइवान इन January 2024 and the atmosphere was loaded with fake posts and videos causing widespread confusion. This was attributed to China, but we live in a world today where nothing is what it seems. So ताइवान का जो 2024 का इलेक्शन था उसमें खूब सारे फेक पोस्ट और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जिसके कारण वाइड स्प्रेड कन्फ्यूजन हुआ, एक एजेंडा और एक नैरेटिव साइड। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में भी इस तरह के इशू हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्शंस के समय में भी और नॉर्मल टाइम पे भी। सोशल अगर हम डायमेंशन की बात करें तो सोशल डायमेंशन क्या होगा, ये जो फेक न्यूज़ है या फिर आपकी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट किया जा सकता है। अब आप एक वीडियो निकाल के, है ना, डीप फेक वीडियो डाल दीजिए जिसमें मंदिर या मस्जिद पे कोई अटैक कर रहा है और वो वीडियो इस तरीके से वायरल होगा कि कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। दिल्ली के राइट्स में जो डीप फेक था उसका बहुत बड़ा रोल था। इसी तरीके से डीप फेक के थ्रू, है ना, ऐसे जो वीडियोज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अल्टरकेशन किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, वो एक तरीके से फेक होते हैं लेकिन एकदम ओरिजिनल लगते हैं। सो आपकी जो सोसाइटी का पीस है
वो भी जा सकता है इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक, सो उसके भी यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको दिल्ली राइट्स के बारे में बताया, आप इसको भी लिख सकते हैं। सो जो डीप फेक्स है उसके कारण मैनिपुलेटेड वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ये सारी जो है लगातार ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है और जो कि हेडलाइंस ऑलवेज हिट भी कर रही है। एक और केस हुआ था डीप फेक वीडियो का, स्मृति मंदाना वाला। अगर याद हो आपको, हमने डिस्कस भी किया था, स्मृति मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। अगर वो किसी और लड़की के साथ, एक नॉर्मल लड़की के साथ किया जाता तो उसके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता। सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है उसे भी आप लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल डायमेंशन में हम साइबर बुलिंग की बात कर सकते हैं, साइबर स्टॉकिंग की बात कर सकते हैं, किस तरीके से हमें सोशल मीडिया के थ्रू लड़कियों को स्टॉक किया जा रहा है, लड़कियों को पोक किया जा रहा है, उनके साथ साइबर मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हरासमेंट किया जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो मनोदशा है उसको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, वो मेंटली जो है उन्हें हरास किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी आप अपने आंसर में लिखेंगे अगले डायमेंशन में। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो आपका वानाक्राई रैंसमवेयर, वानाक्राई रैंसमवेयर का एग्जांपल दे सकते हैं। वानाक्राई रैंसमवेयर में अटैक में हुआ क्या था या होता क्या है ये रैंसमवेयर, इसे समझ लेते हैं। रैंसम तो आप समझते हैं फिरौती का पैसा। अगर आपने किसी को किडनैप कर लिया है तो आप उसके बदले में रैंसम मांगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एम्स है, एम्स के पास सारे पेशेंट का हेल्थ डेटा है। अब सारा का सारा डेटा इन्हीं के सर्वर में रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर इसमें कुछ साइबर वॉर्म यूज़ कर लिए, जैसे कि यहाँ पर वानाक्राई अगर हमने यूज़ कर लिया और क्रिप्टो वॉर्म को, तो जो आपका डेटा होगा वो लॉक हो जाएगा और उस लॉक को खोलने के लिए की ज़रूरत पड़ेगी और उस की को लेने के लिए आपको रैंसम पे करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी में जनरली ये रैंसम, बिटकॉइन में जनरली ये रैंसम दिया जाता है और एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो आप अपना ही डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उतना ज़्यादा डेटा का नुकसान होगा तो ऑब्वियस है कि आपको उससे ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाएगा जितना आपको रैंसम में देना है। तो इस तरीके से जो क्रिप्टो वार्म है उसने लगभग 2,30,000 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था इन 150 कंट्रीज, रिजल्टिंग इन डैमेज अमाउंटिंग टू बिलियन ऑफ डॉलर्स। सो ये आपका 2017 का एक एग्जाम्पल है जिसमें इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में बात की गई है। रिसेंटली क्राउड स्ट्राइक आउटेज के बारे में तो आपको पता ही है कि कितना खतरनाक हो सकता है आपका जो साइबर फ्रॉड हो रहा है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो फ्रॉड किया जा रहा है ना। क्राउड स्ट्राइक आउटेज के बारे में हमने बात की थी, जिसमें जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं वो किसी ग्लिच के कारण, है ना, क्राउड स्ट्राइक में कुछ ग्लिच आ गई थी, उसके कारण वो सारे के सारे विंडोज़ काम करना बंद कर दिए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया भी उससे अफेक्ट हुआ था। ऐसे में होगा क्या, बहुत सारे ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपकी फ़्लाइट चलना बंद हो जाएगी, एयर ट्रैफिक बंद हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो बंद हो जाएंगे। तो हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, ठीक है, ये एक मैसिव साइबर अटैक हो सकता है कि प्लान भी किया हो। माइक्रोसॉफ्ट तो ग्लिच बता रहा है, पर यू नेवर नो कि वो छुपा भी सकते हैं। इसी तरह का अगर अटैक हो जाता है तो आपका जो प्लेन है वो हवा में है, अब आपके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्लेन को लैंड कैसे कराया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि जो टेररिस्ट अटैक हैं वो भी किए जाएं। सो ये एक प्रीव्यू था जो कि आपका क्राउड स्ट्राइक आउटेज से आपको समझ में आता है। ये एग्जांपल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, सिक्योरिटी डायमेंशन लिख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसमें ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं किसका, क्राउड स्ट्राइक आउटेज का। ये सारे एग्जांपल ज़रूरी हैं। आप हेडिंग लिखिए और डायरेक्ट एग्जांपल लिखिए, अपने आप आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पूरा एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो, क्योंकि एग्जांपल से उसको एग्जामिनर है उसे समझ में आ जाएगा। इसी साल जो है हमने एक और साइबर अटैक विटनेस किया था using the Shamoon computer virus, which was directed mainly against oil companies such as SA Aramco, Saudi Arabia and Ras Gas Qatar, and was labeled at the time as the biggest हैक इन द हिस्ट्री। सो ये वाला ना प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। शैमून कंप्यूटर वायरस जनरली जो ऑयल कंपनी थी उन्हीं के अगेंस्ट ये डायरेक्टेड था। ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका एक और साइबर अटैक न्यूज़ में था
पेटिया मालवेयर जिसने बहुत सारे बैंक्स को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को अफेक्ट किया था ऑल ओवर द यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम बात करें तो। सो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और जो है आपका साइबर अटैक है जिसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट उतने ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। स्टक्सनेट की बात की जा रही है। 2010 में स्टक्सनेट अटैक किया गया था। जो स्टक्सनेट है वो एक मलिशियस कंप्यूटर वॉर्म है और लगभग इसके डेवलपमेंट में 5 साल लगे थे। इसका जो पर्पस था वो क्या था, स्पेसिफिकली टारगेटिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये जो स्टक्सनेट है ये माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। ये बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड वायरस था और अभी जो पेगासस है वो इजराइल के द्वारा यूज़ किया जा रहा है और उसे बहुत सारी नेशनल गवर्नमेंट स्पाइंग पर्पस के लिए यूज़ कर रही, तो वो भी आपको लिखना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। इंडिविजुअल की प्राइवेसी के अंदर किस तरीके से प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है इन सारे वायरस का यूज़ करके, उसमें आप पेगासस के बारे में लिखेंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही खतरनाक। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप लोगों ने एक नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ देखी होगी जमतरा। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर आपने सुना तो होगा कि आप लोगों को बहुत बार फ़ोन आते हैं, उसमें बोला जाता है आपने 5,000 रुपये जीता है, आपको कहा जाता है आपने कार जीती है, आपको बस एक रजिस्ट्रेशन करना है। सो साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और परसिस्टिंग थ्रेट है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। साइबर फ्रॉड और साइबर हैकिंग एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। आप देखें फॉल्स क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का जो कर्व है वो राइज हो रहा है लगातार। इसके अलावा फिशिंग जैसा इशू भी आपको देखने को मिलता है। फिशिंग के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे कि आपको एक ईमेल भेज दिया जाता है, आपको बोला जाता है यहाँ पर आप क्लिक करिए, आपको जो है प्रॉफिट होगा या फिर आपने कुछ जीता है। आप जैसे ही इस ईमेल पे क्लिक करते हैं आपके इसमें मोबाइल में कोई ऐप जो है डाउनलोड हो जाता है। द मोमेंट वो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हुआ उसने आपकी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या कर लिया, स्टील कर लिया। कस्टमर की आईडी हो सकती है, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो सकता है, इवन आपका पिन भी हो सकता है। ये बेसिकली फिशिंग कहलाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी अब बहुत कॉमन होते जा रहा है और बहुत सीरियस डेंजर है। सो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो जो गवर्नमेंट है वो लगातार इन डिजिटल थ्रेट से डील करने के लिए प्रॉपर सिस्टम प्लेस कर रही है। रेगुलेशंस भी बनाए जा रहे हैं। इंडिया में भी डेटा रिलेटेड जो एक्ट है वो बनाया गया। राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड आपके जो प्रोविजंस थे उसे इंक्लूड किया गया। तो इंडिया में भी जो सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही है, प्रॉपर रेगुलेशन बना रही है। लेकिन जो इंडस्ट्री और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि साइबर फ्रॉड हो जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ करके फ्रॉड कर देते हैं लोग, लेकिन कंपनी वाले रिवील ही नहीं करते हैं, उसे बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बताया तो उनकी शाख गिर जाएगी और अगर उनकी जो शाख है और जो उनकी रेपुटेशन है वो गिर गई तो हो सकता है कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। सो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं टू डिजिटल अटैक्स। फायरवॉल प्लेस की जाती है, एंटीवायरस डिफेंसेस भी लगाए जा रहे हैं, गुड बैकअप सिस्टम भी लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सफिशिएंट नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपरली जो है आगे आने की ज़रूरत है और अपने आप को वेल इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। स्पेशली जब भी इस तरह के अटैक होते हैं तो आपको CERT-IN को बताना होता है, जो कि नोडल एजेंसी है इंडिया में। अगर आप वो नोडल एजेंसी को नहीं बताएंगे तो फिर ऐसे जो फ्रॉड हैं वो आपके साथ फ्यूचर में भी हो सकते हैं और उसको रोकने के लिए सरकार भी कुछ रेगुलेशंस या फिर जो चीज़ें करनी चाहिए वो सरकार भी नहीं कर पाती है। मोस्ट ऑफ द CEO ऑफ कंपनीज अगेन आर नॉट adequately equipped to deal with the digital threat. Hence, it might be useful to have a chief information security officer to look at their system and advise them to so as to what they should do. ठीक, तो चीफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफिसर हर कंपनी में होना चाहिए डिजिटल थ्रेट से डील करने के लिए। इसके अलावा जो लोग हैं जिन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उनके लिए क्या ज़रूरी है,
जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। आपको फ़ोन आता है, लालच मत करिए, आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि अपने को जो है कार मिल जाए, वो भी घर पे बैठे बैठे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी शायद कार ना मिले, और बत्ती वाली तो और भी मुश्किल है। ठीक, तो जब अपने को पता है अपनी किस्मत अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से मूर्ख अपने को बनना नहीं है। सो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों में भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो साइबर थ्रेट है वो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ही है ना। साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के अगेंस्ट देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। सो बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस बढ़ाना इन थ्रेट के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। More than anything else, there is need to create a realization that a struggle against digital threat calls for a coordinate action. Also a realization that nation, especially democracy, are today under attack from a new and different source. There is hence every need to counter digital surveillance, disinformation, bullying and manipulation for our survival. ठीक, तो ये आपका कंक्लूजन है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ऐसे जिसमें कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक, ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोर एंड बेटर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डिसीज़ थीम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी आपको जीका वायरस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कितने भी बार पूछ सकता है। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें कवर करके चलनी है। न्यूज़ में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। सिंस द जीका आउटब्रेक बिगेन ऑन June 20 when the first case was reported from Pune, confirmed cases has been slowly but steadily rising. As of August first week, Maharashtra has reported 88 confirmed cases. Pune city, the epicenter alone, accounts for 73 cases, while the 6 are from Pune rural. So जो जीका वायरस आउटब्रेक है वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है। 20 जून को इसका पहला केस आया था पुणे में। उसके बाद जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, स्टेडली राइज हो रहे हैं, हालांकि स्लोली राइज हो रहे हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक का डेटा दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में टोटल 88 कंफर्म केसेस आए हैं और 73 केसेस अलोन पुणे से आए हैं, जिसमें 6 केसेस पुणे रूरल एरिया के हैं। सो जीका वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस फ्रॉम फ्लेवीवायरस जीनस। ठीक, ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर पहले जो है 2020 के पहले अगर आता तो आपको ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ये सब नहीं पूछते, लेकिन जब से कोविड हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना। कोविड आपका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक, सो ये भी आपका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। इट इज़ कॉज्ड बाय द फैमिली caused by a virus from Flavivirus genus. Zika mostly transmitted through a bite of an infected Aedes species mosquito. जो जीका है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, एडिस स्पीशी मॉस्किटो के काटने से ट्रांसमिट होता है। तो जो मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है ना, उसी तरीके से आपको जीका वायरस भी हो सकता है। बेसिकली जो मच्छर की जो स्पीशीज़ हैं जो कि डेंगू कॉज करती हैं और येलो फीवर में भी एज अ वेक्टर का काम करती है, वही एडिस स्पीशीज़ यहाँ पर जो है आपका ट्रांसमिशन का काम करती है। वायरस कैन कॉज माइक्रोसेफाइल इन न्यूबॉर्न्स विच मीन्स देयर हेड इज स्मॉलर देन नॉर्मल। इट कैन ऑल्सो कॉज गुलियन-बेरी सिंड्रोम, अ रेयर नर्व डिसऑर्डर that cause muscle weakness and paralysis. So ये वायरस के कारण जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो उनका जो हेड होता है, जब वो पैदा होते हैं तो उनका जो सर होता है वो रिलेटिवली छोटा होता है नॉर्मल से। ये भी जीका वायरस के कारण हमें देखने को मिलता है। अगर प्रेग्नेंट महिला को ये चीज़ हो जाती है तो जो बच्चा न्यूबॉर्न होगा उसका जो हेड होता है, उसका जो सर होता है वो रिलेटिवली छोटा होता है। इसके अलावा ये जो है वायरस के कारण आपको गुलियन-बेरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके कारण बच्चे या अडल्ट की जो मसल्स होगी वो उसमें वीकनेस होगी या फिर आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसका कोई क्योर नहीं है।
इट इज़ नेम्ड आफ्टर द जीका फॉरेस्ट इन युगांडा। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। सो युगांडा में एक फॉरेस्ट है जीका, उसी के नाम पे है। वहीं पर पहली बार मिला था 1947 में, और पहला ह्यूमन केस जो है 1952 में रिपोर्ट हुआ था 1952 में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, है ना। अगर आपको वायरस है और इस पीरियड में आप अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस आपके पार्टनर को भी ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है। मदर टू फोर्टस भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें थोड़े कम केसेस में लेकिन देखने को ज़रूर मिला है। लगभग 6% केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चों को ये वायरस जाता है। बहुत कम है लेकिन है, नंबर है। तो अगर आपको बोला जाएगा कि मदर से फीटस में क्या ट्रांसमिशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यही बेसिकली आपका आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हेन इट रेन्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, GS1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो रीसेंट रेनफॉल हो रही है उससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो इसके जो इकोनॉमिक रिपरकशंस होंगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से इन्फ्लेशन को, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को जो मानसून है वो अफेक्ट कर सकता है। सो GS3 में भी यूज़ हो सकता है, GS1 ज्योग्राफी में भी ये आर्टिकल आपका यूज़ हो सकता है। The southwest monsoon season had a poor start with all India rainfall in June 10.9% below long period average for the month. So जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी जो शुरुआत थी वो काफ़ी पुअर स्टार्ट था, और जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है ना, लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब 50 साल 100 साल में जो जून महीने में जितनी भी वर्षा हुई होगी उसका एक एवरेज निकाला गया होगा। उस एवरेज से जो वर्षा हुई है इस बार वो 10.9% कम हुई है। ठीक, ये कहा जा रहा है। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरा है, जैसे कि साउथ इंडिया में पानी अच्छा आया है जून में, महाराष्ट्र में अच्छा है, वेस्ट मध्य प्रदेश में ठीक है, ईस्ट राजस्थान में भी ठीक है। मालवा वाले रीजन की हम बात की जा रही है। इस रीजन में पानी अच्छा गिरा है जून में, लेकिन इसके अलावा जितने भी रीजन है इंडिया के वहाँ पर जो पानी है वो सब पार रहा है। उसका रीज़न है कि जो एल नीनो है उसका इम्पैक्ट अभी भी था, कंप्लीटली एल नीनो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था। जुलाई महीने में एल नीनो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ, और जुलाई में जो रेन हुई है वो 9% अबव नॉर्मल रेन हुई है। सो जुलाई में आपका ओवरऑल जो वर्षा हुई है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 9% अधिक है। ये सिर्फ जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई मंथ का जो ओवरऑल 50-100 साल का लॉन्ग पीरियड एवरेज होगा उससे 9% 10% अधिक पानी गिरा है। चीज़ें क्लियर है। जो पानी आया है मेनली पूरे इंडिया में आया है जुलाई में। कुछ ऐसे रीजन है जैसे कि ईस्ट और नॉर्थ, यहाँ पर उतना ज़्यादा पानी नहीं गिरा है। अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त में जो वर्षा हुई है वो 26% अधिक हुई है नॉर्मल रेनफॉल से। और 12 अगस्त तक की अगर मैं बात करूँ, जून जुलाई अगस्त, अगर इन सबको काउंट कर लें तो ओवरऑल जो वर्षा हुई है इन 3 महीनों में वो 6.3% अधिक वर्षा हुई है। कुछ ऐसी जगह ज़रूर है जैसे कि बिहार, झारखंड, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहाँ पर पानी उतना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो मौजूद है फार्मर्स के लिए, और जो रेनफेड एरिया है वहाँ पर अच्छा खासा पानी गिरा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो ला लीना है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट जो मॉनसून है अभी तक के अच्छा रहा है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो रहे हैं और जो आपके रिजर्वायर डैम हैं वो अपनी फुल स्टोरेज कैपेसिटी का 65% के अराउंड ऑलरेडी भर चुके हैं, और अभी वर्षा आने बाकी है। सितंबर में भी पानी गिरेगा और फिर नवंबर दिसंबर में भी पानी गिरेगा। द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्स बोथ स्पेशली एंड टेम्परली हैव लेड टू इंक्रीज्ड एरिया सोन अंडर द ऑल बिग टिकट्स खरीफ क्रॉप, पैडी, पल्सेस, मेज, ऑयल सीड्स। सो अगर आपकी जो रेनफॉल हो रही है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, स्पेशली और टेम्परली, मतलब स्पेस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह अगर पानी आ रहा है, प्लस
और आपका जो पानी गिर रहा है वो टाइम के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा पानी जून में, थोड़ा जुलाई में, थोड़ा अगस्त में। अगर ऐसा नहीं कि एक ही महीने आ गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में बाढ़ आ जाएगी, कोई काम नहीं होगा, पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। तो जो टेम्प्ररी है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है। तो जो आपके मेन क्रॉप्स है, पैडी है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, इसमें जो सोइंग एरिया है, जो ओवरऑल कल्टीवेशन एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। देयर आर एक्सेप्शंस लाइक कॉटन। कॉटन में जो ओवरऑल कल्टीवेशन एरिया है वो कम हुआ है ड्यू टू फार्मर स्विचिंग टू ग्राउंडनट, मेज और पैडी। कॉटन में जो है थोड़ा सा जो कल्टीवेशन एरिया है वो गिरा है। ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है यार, ऐसे फैक्ट आपको पूछ लिए जाते हैं। आपको 3-4 लाइन लिख के दी जाएगी और उसमें एक लाइन ये भी होगी कि जहाँ बाकी सारी क्रॉप्स बड़ी है, ये एक आपकी प्लांटेशन क्रॉप ऐसी है जिसका कल्टिवेटेड एरिया कम हुआ है। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना होगा, डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों कॉटन से लोग फार्मर स्विच कर रहे हैं? क्योंकि जो पिंक बॉलवॉर्म इंसेक्ट है उसके अटैक के कारण। ये पिंक बॉलवॉर्म इंसेक्ट से पूरी कॉटन की फसल खराब हो गई थी पंजाब और हरियाणा में। अब बीटी कॉटन है ना, जो आपका ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप थी बीटी कॉटन, उसमें जनरली क्या होता था कि बहुत सारे जो कीड़े थे उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट था, लेकिन जो पिंक बॉलवॉर्म इंसेक्ट है उसका कोई रेजिस्टेंस उसमें नहीं था। और उसके बाद वो कॉटन बीटी कॉटन में अटैक करता है, फसलें ख़राब हो जाती है। फार्मर्स जो सोचते हैं कि अब क्या करें, अब नई सीड कब आएगी, नई सीड का वेट करें जो कि किससे रेजिस्टेंट हो, आपकी पिंक बॉलवॉर्म इंसेक्ट से। इसलिए बहुत सारे फार्मर, इतना पैसा नुकसान हुआ तो स्विच कर गए। कहाँ पर चले गए? अपना जो है पैडी में चले गए, आपके ग्राउंडनट में चले गए, मेज़ में चले गए। इन क्रॉप्स को उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत भारी नुकसान हुआ था बीटी कॉटन से फार्मर्स को। सो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इस बार जो पानी अच्छा दिख रहा है उसका मेन रीज़न हम जानते हैं, ला लीना है सबसे बड़ा रीज़न, है ना। एल नीनो का कज़िन है। एल नीनो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा करता है और ला लीना बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करता है। munificent monsoon and no heat waves will provide welcome relief on food inflation। अगर बढ़िया मानसून आएगा, हीट वेव नहीं आती है, तो आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो लगभग 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूरे पिछले 8 महीने से है। 8% से अधिक फूड इन्फ्लेशन है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? 2023 में एल नीनो था, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, उसके कारण पिछले 8 महीने से जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई हो रखा है। ठीक, अभी नवंबर 2023 में बिल्कुल थोड़ा गिरा ज़रूर था, लेकिन वो लास्ट ईयर जो बेस था वो बहुत हाई होने के कारण नवंबर 2023 में आपका इन्फ्लेशन कम हुआ था। तो आरबीआई भी इस चीज़ को जानता है कि वो बेस इफ़ेक्ट के कारण हुआ था, इसलिए आरबीआई ने भी जो इंटरेस्ट रेट है अभी तक के उसे कम नहीं किया है। फूड इन्फ्लेशन ऑल्दो कम हुआ है रिसेंट आपके मंथ्स में, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई जानता है कि बेस इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वो इन्फ्लेशन जो आपका रेपो रेट है और आपके जो रिवर्स रेपो रेट है उसे कम नहीं कर रहे हैं। अब बम्पर खरीफ हार्वेस्ट एंड द बिनिंग ग्लोबल प्राइसेस विद नो फ्रेश सप्लाई शॉक्स कुड ईज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। जो बढ़िया बम्पर हार्वेस्ट होता है ना, आपका खरीफ हार्वेस्ट अच्छा हो जाता है, अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है और कोई सप्लाई शॉक नहीं होता, जैसे यूक्रेन रशिया वाला सप्लाई शॉक था, है ना। इसके अलावा तुम्हारा अभी जो वॉर शुरू हो सकती है ईरान इजराइल, अगर इस तरह के सप्लाई शॉक नहीं लगते हैं तो फिर आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन होगा, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, वो कम हो जाएगा। और सरकार को भी जो उन्होंने एक्सपोर्ट पर कर्ब्स लगा के रखे हैं, जो उन्होंने एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगा के रखी, वो भी उन्हें कम करना चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, एक्सपोर्ट के प्राइसेस, हाई प्राइसेस उनको मिल सके। ये बेसिकली आपका कंप्लीट आर्टिकल था। चीज़ें क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय।